दोस्तों, अभी तक जैसा कि हम अपनी सीरीज चला रहे थे, ठीक है, प्राचीन भारत की। ठीक है, तो इस प्राचीन भारत में आज हमारा चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 5। इससे पहले आपने 4 चैप्टर देख लिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इस समय अनेक देशों में बढ़ते औद्योगिकरण और जनसंख्या के विस्फोट के कारण प्राकृतिक पर्यावरण के अर्थात वनस्पतियों, पशुओं और जल संसाधन, मिट्टी, धातु इत्यादि के संरक्षण की समस्या ने विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव आबादी के बीच पारस्परिक प्रभाव महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इन्हीं सबको पारिस्थितिकी और पर्यावरण की समस्या कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पारिस्थितिकी। अब हम एक टॉपिक उठाएंगे जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इकोलॉजी, ठीक है। तो अब पारिस्थितिकी देखेंगे कि 1869 पारिस्थितिकी शब्द जो इकोलॉजी है इसको 1869 में गढ़ा गया। यह अपेक्षाकृत एक नया विज्ञान है। हाल तक इसे जीव विज्ञान की समझा जाता था, मतलब पहले इसे जीव विज्ञान की शाखा समझा जाता था, लेकिन अब यह स्वतंत्र विषय बन गया है, ठीक है। जो इकोलॉजी शब्द कब बनाया है, कब है, 1869 में। फिर भी यह जीव विज्ञान से घनिष्ठ संबंध रखता है। यह विषय पौधों, पशुओं और मानव जैसे अनेक जीवधारियों के बीच पारस्परिक प्रभाव पर विचार करता है। मानव के आविर्भाव के साथ ही भोजन, आश्रय और परिवहन की आवश्यकताएं सामने आई। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली पैदावार को एकत्रित कर और पक्षियों और पशुओं के शिकार कर जीवन यापन करता था, लेकिन औद्योगिक युग में मनुष्य का पौधों और पशुओं के साथ संबंध बहुत बदल गया है और अब बहुत से जीव जंतु मनुष्य के प्रयत्न से सुरक्षित हैं। पहले ऐसा होता था कि जो मनुष्य था वो जंगली जानवर पेड़ पौधों को खा लेता था, ठीक है, शिकार करता था उनका। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये आ गई है कि मनुष्य ही वो है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों को सुरक्षित बनाए हुए है। पर्यावरण और मानव प्रगति देखते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित दोनों प्रकार के परिवेश, ठीक है। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के परिवेश। प्राकृतिक तत्वों में मिट्टी, हवा और पानी है जिनके सारे पशु, पौधे और मनुष्य जीवित रहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण से भोजन, आश्रय और परिवहन की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, बांध, आवास की तरह प्रयोग में आने वाली अनेक प्रकार की संरचनाएं हैं। पर्यावरण के अंतर्गत ग्रामीण, शहरी और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवस्थाएं भी आती हैं, ठीक है। पर्यावरण के अंदर क्या आता है, पर्यावरण के अंदर जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब तो आता ही आता है। उसके बाद ग्रामीण, शहरी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवस्थाएं भी आती हैं। पर्यावरण मानवीय प्रयासों की दिशा प्रदान करता है, लेकिन इसे पर्यावरण नियतिवाद बतलाना गलत होगा, क्योंकि मानवीय प्रयास पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जलवायु और नदी मार्गों में परिवर्तित होने से जहाँ एक और जातियों का परित्याग हुआ, वहीं आबादियों का स्थानांतरण हुआ। वहीं दूसरी ओर मानव द्वारा जंगलों की कटाई होने से अनाजों का उत्पादन संभव हुआ और बड़ी बड़ी बस्तियां बस पाईं। यद्यपि 9000 ईसा पूर्व से विश्व के पैमाने पर जलवायु संबंधी बड़े परिवर्तन नहीं हुए, तथापि कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसलिए प्राचीन जलवायु के ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दियों के मध्य एशिया में घोर सूखापन था तथा बहुत ठंडा तापमान था। द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आरंभ से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण दक्षिण मध्य एशिया के बहुत सारे लोग कम ठंड वाले इलाके की खोज में भारतीय उपमहादेश की ओर चल पड़े। इन लोगों ने हिंद आर्य भाषाभाषी तथा ऋग्वैदिक लोग भी थे। इन लोगों में हिंद आर्य भाषाभाषी तथा मतलब हिंद और आर्य ऐसे लोग थे जिनकी भाषा अलग थी और ऋग्वैदिक लोग भी थे। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। भारत में प्राचीन मानव बस्तियों की स्थापना प्रायः पठारी और जंगली क्षेत्रों में झीलों, नदियों के नज़दीक हुई, जहाँ लोग शिकार करने के लिए पत्थर और हड्डी के औजार बना सकते थे।
इन औजारों से कृषि के लिए जमीन भी जोती जाती थी, साथ ही आवासों को खड़ा करने हेतु समतल जमीन तैयार की जाती थी। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मनुष्य है, देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि मनुष्य हमेशा नदी, तालाब और इन सब के पास बस रहा है। ठीक है, और वहाँ पर पेड़, वहाँ पर पहाड़ भी आ जाते हैं। ठीक है, झीलें भी आ जाती हैं। इन सब के पास वो बसा क्योंकि यहाँ पर उन्हें शिकार करने के लिए अच्छा मौका मिल जाता था, क्योंकि जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते थे और वे वहीं पर उनका शिकार कर लेते थे। पर्यावरण और मानव बस्तियाँ देखते हैं। गंगा के मैदान में जंगलों की कटाई और कड़ी कछारी भूमि की जुताई के बिना बड़ी कृषक बस्तियों की स्थापना होनी असंभव थी। यह सब 500 ईसा पूर्व से लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के फाल के प्रयोग से ही प्रभावकारी ढंग से संभव हो सका। इसके लिए लोहे की खोज करना और निष्कर्षण की प्रौद्योगिकी तथा लौह शिल्प की तकनीक को विकसित करना जरूरी था, क्योंकि मध्य गंगा के मैदान की कड़ी कछारी मिट्टी, विंध्य क्षेत्र की लाल मिट्टी, दक्कन और पश्चिमी भारत की कपास पैदा करने वाली काली मिट्टी। ठीक है, इसमें से हमें याद क्या रखना है, मध्य गंगा के मैदान की कड़ी, ठीक है, मध्य गंगा मैदान की कछारी मिट्टी, विंध्य क्षेत्र की लाल मिट्टी, दक्कन और पश्चिमी भारत की कपास मिट्टी, कपास पैदा करने वाली काली मिट्टी की कारगर जुताई से लोहे के फालों की आवश्यकता थी। आजकल पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया जाता है, फिर भी जंगलों की कटाई के बावजूद 16 से 17वीं सदी तक दोआब के जंगल बरकरार रहे और वहाँ पशुओं के शिकार होते रहे। जंगलों की भारी कटाई से होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तन आधुनिक समय की घटनाएं। बहरहाल मानव समाज का प्रारंभिक विकास वनस्पतियों और पशुओं की कीमत पर हुआ, लेकिन जब से मनुष्य ने वनस्पतियों का उत्पादन और पशुपालन शुरू किया, इससे दोनों की वृद्धि हुई है। मानव बस्तियों के स्थान तथा आकार पर्यावरण संबंधी घटकों द्वारा निर्धारित होते थे। मानव बस्तियों के स्थान और आकार, ठीक है, स्थान और आकार पर्यावरण संबंधी घटकों द्वारा निर्धारित होते थे। बास स्थल का चुनाव मिट्टी और जलवायु पर बहुत हद तक निर्भर करता था। बास स्थल का चुनाव मिट्टी और जलवायु पर बहुत हद तक निर्भर करता था। अनुकूल वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ नदियाँ, झीलें, जंगल, पहाड़ियाँ, धातु और उपजाऊ मिट्टियाँ होते थे, लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते थे। इसके विपरीत जल संसाधन रहित शुष्क मरुस्थल लोगों को वहाँ बसने से हतोत्साहित करते थे। इस प्रकार गंगा के मैदान मानव बस्ती के आकर्षक क्षेत्र बन गए। इसमें 500 ईसा पूर्व के बाद के काल में बहुसंख्यक तथा उसके पहले बहुत कम बस्तियां दिखती थी। उसी काल में दोआब मध्य गंगा के मैदानों में बहुत से नगर मिलते। सड़कों और रेल मार्गों की तरह नदियां परिवहन के मार्ग बनी हैं। सड़कों और रेल मार्गों की तरह नदियां परिवहन के मार्ग बनी है। इनकी बाड़ें जंगली तटों को साफ कर देती हैं। ठीक है, इनकी बाड़ें जंगली तटों को साफ कर देती हैं और फिर वहाँ से जंगलों को उगने से रोकती थीं। इसके अतिरिक्त वे कृषकों के लिए न सिर्फ भूमि तैयार करते थे बल्कि उस भूमि की सिंचाई भी करते थे। ठीक है, बाड़ों की बात हो रही है, जो बाड़ें आती हैं उनकी बात हो रही है कि वो जंगलों की सफाई कर देती थी और वहाँ पर जंगलों को उगने से रोकती थी और कृषक के लिए एक भूमि तैयार कर देती थी। और ठीक है, और वहाँ पर उस भूमि की सिंचाई भी करती थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व नदियों के मार्गों में दिशा परिवर्तन होने से मानव बस्तियों का प्रभाव पड़ा। गग्गर हकरा की समरूपा नदी सरस्वती, यमुना और सतलज में मिल गई तथा तीनों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान किया। लगभग 1700 ईसा पूर्व में सतलज और संभवतः यमुना पूरब की ओर बढ़ गई। इसका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सतलज संभवतः यमुना पूरब की ओर बढ़ गई और जिसका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नदियों के संगम प्रारंभिक मानव बस्तियों के रूप में उभरे। नदियों के संगम ने जंगलों का प्रभावी ढंग से सफाया किया, मनुष्य के बसने में सहायता की। यह भारत की प्रथम महानगर पाटलिपुत्र के विषय में कहा जा सकता है कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। उत्तर में गंडक और घाघरा नदियां गंगा से मिलती थी और पुनपुन नदी दक्षिण में मिलती थी। ये संगम स्थल शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। तीनों दिशाओं में नदियों की उपस्थिति ने पाटलिपुत्र को प्राय जल दुर्ग बना दिया। इसे महान राजधानी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। यदि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित है, तथापि सोन नदी बाद में पश्चिम की ओर खिसक गई
प्रागैतिहासिक काल में पाटलिपुत्र से उत्तर गंगा तट पर स्थित चिरांद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह वास्तव में गंगा और घाघरा के संगम पर अवस्थित था। ऐसा लगता है कि इसके आसपास के क्षेत्र में जंगल थे। इसका संकेत चिरांद से प्राप्त नवपाषाण युग उपकरणों से मिलता है। इनमें अधिकांश हरेड़ की सींगों से बने हैं, जिससे संकेत मिलता है कि निकटवर्ती जंगलों में हरेड़ों का शिकार होता था। यद्यपि बांस के लिए नदियों के निकट के क्षेत्रों को तरजीह नहीं दी जाती थी, तथापि लोग झीलों और तालाबों के निकट भी बसते थे। हमें इस बात की स्थल दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में मिलते हैं। जल स्रोतों के पास बसने का रिवाज आज भी बरकरार है। वर्षा और मानवीय प्रयास देखते हैं। अध्याय 4 में वर्षा की मूलभूत प्रासंगिक की चर्चा की है। यहाँ हम वर्षा और मानवीय प्रयासों के बीच संबंध का परीक्षण कर सकते हैं। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति शुष्क अर्ध मरुस्थलीय कटिबंध में पाई गई थी, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति शुष्क अर्ध मरुस्थल कटिबंध में पाई गई थी, तथापि हड़प्पा संस्कृति के उद्भव और विकास का श्रेय अच्छी वर्षा को ही दिया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र में यथेष्ट वर्षा होती थी, लेकिन जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आने लगी, वैसे वैसे हड़प्पा संस्कृति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। महाराष्ट्र के इनाम गांव से प्राप्त वनस्पतियों और पशुओं के अवशेषों से 1000 ईसा पूर्व में अत्यंत शुष्क अवस्था की शुरुआत का संकेत मिलता है। इससे कृषकों का अपना घर छोड़कर पशुचारी खानाबदोश जीवन अपनाना पड़ा, ठीक है। वर्षा निश्चित रूप से मानव समाज को खेती करने और बस्तियां बसने में सहयोग देती थी, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारी वर्षा लोगों को नियमित काम करने से रोक देती थी। गौतम बुद्ध प्रतिवर्ष वर्षा काल में 4 माह के लिए उपदेश देने और एवं पर्यटन करने का कार्यक्रम स्थगित करके किसी स्थान पर वर्षावास करते थे। वे वर्षावास के लिए राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों में ठहर जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने श्रावस्ती में 26 वर्षावास किए। यह धारणा अभी भी कुछ लोगों को प्रभावित करती है और भादो महीना अर्थात जुलाई अगस्त में विवाह संपन्न नहीं होते। कुछ अन्य प्राकृतिक संकट भारी वर्षा से कहीं अधिक अनर्थकारी होते हैं। इनके अंतर्गत बाढ़, तूफान और भूकंप का उल्लेख किया जाता है। हम प्राक मौर्य युगीन अकाल के बारे में सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ जैन धर्मावलंबी मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले गए थे। शोधकर्ताओं को अभी भी उन स्रोतों का पता लगाना चाहिए जिनमें अकाल और अन्य प्राकृतिक संकटों का उल्लेख हो। प्राचीन काल में पर्यावरण संबंधी चेतना। प्राचीन भारत में नदियाँ ईश्वर तुल्य मानी जाती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी के रूप में चित्रित किया जाता था, लेकिन वैदिकोत्तर काल में गंगा को मातृ देवी कहा जाता था और ऐसी परंपराएं आज तक बरकरार है। चूँकि पृथ्वी और जल दोनों से वनस्पतियां और पशु का संपोषण होता था, इसलिए इन्हें माता का दर्जा दिया गया। हालांकि इनमें से किसी को सुरक्षित रखने के लिए योजनाएं बनाई गई हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अनेक वृक्ष जिनमें नीम, पीपल, बट, समी और तुलसी शामिल हैं, पवित्र माने जाते हैं। जड़ी बूटी के विषय में भी जिनमें घास शामिल है, यही बात लागू होती है। औषधीय विशेषताओं के कारण इन सबका महत्व है, अतएव इनकी सुरक्षा की जाती है और इनकी पूजा होती है। बड़े और छोटे वृक्षों के संरक्षण की कामना अनेक प्राचीन ग्रंथों में की गई है। वृक्ष संरक्षण की अभिलाषा आज तक बरकरार है। आज भी बड़े बड़े यज्ञों और छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठानों के अंत में पुरोहित और उपासक जंगली वृक्षों और सामान्य वनस्पतियों की उन्नति और शांति की कामना करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश प्राचीन मूल ग्रंथ गौ हत्या की निंदा करते हैं। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुत्त निपात नामक धार्मिक मूल ग्रंथ में गायों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने उन्होंने गोपालन के सद्गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उनके अनुसार गायें वनस्पतियों के बढ़ने और मनुष्य को भोजन और बल देने में सहायता करती हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से गोहत्या नहीं करने को कहा। ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में ब्राह्मण मूल ग्रंथों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को धार्मिक रंग दे दिया। इनमें गाय हत्या करने वालों के लिए अगले जन्म में भयानक परिणामों का उल्लेख है। बाद में हाथी तक की भी पूजा होने लगी। पारिस्थितिकी और पर्यावरण की जानकारी प्राचीन भारत के अध्ययन में सहायता हो सकती है। यह खासकर प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन
में उपयोगी हो सकती है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध मानव के संघर्ष को रोक कर मानव समाज का विकास नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में इस संघर्ष का लक्ष्य मुख्यतः वनस्पतियों और पशुओं के विरुद्ध निर्देशित था। जैसे ही इन जीवों पर नियंत्रण हुआ, जैसे ही वनस्पतियाँ तथा पशुओं दोनों की संख्या बढ़ने के लिए प्रयास होने लगे। इतिहास मुख्यतः समय और स्थान के संदर्भ में मनुष्यों के बीच पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है, लेकिन इतिहास का सही निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इतिहासकार मानवीय प्रयासों और प्राकृतिक शक्तियों के क्रियाकलापों के बीच होते रहे, पारस्परिक प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं। कार्यक्रम देखते हैं। 9000 ईसा पूर्व और उसके बाद विश्व भर में जलवायु विषय कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरी से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच मध्य एशिया के अत्यंत सूखा और ठंडा तापमान था। तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व के बाद गंगा के मैदानों में लोहे के उपकरणों का व्यापक प्रयोग और मानव बस्तियों में वृद्धि हुई। 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल, जैनियों का मगध से दक्षिण भारत में जाकर बसना। ईसा की 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगलों की कटाई के बावजूद दोआब में घने जंगल। 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रचलन हुआ और 2500 ईसा पूर्व में घग्गर और हकरा की समरूप नदियाँ सरस्वती और यमुना और सतलज में मिल गई। सरस्वती, यमुना, सतलज नदियों में मिल गई। तीनों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान किया। 1700 ईसा पूर्व में सतलज और संभवतः यमुना पूरब की ओर बढ़ गई। इसका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1000 ईसा पूर्व में हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र में घोर सूखापन का संकेत मिलता है। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 5, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना है। ठीक है, बस इसके रूप को जान लिया। अभी तक हमने सिर्फ चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। अब क्या क्या नोट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम ध्यान देंगे। ठीक है, देखो, तो जो पर्यावरण है, पहले ऐसा था कि जो मानव था वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था। अब कैसे नुकसान पहुंचाता था? आप कह सकते हो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन नहीं भी पहुंचाता था। ठीक है, इसको इस तरह समझा जा सकता है कि वो कभी भी कुछ भी करता था। कहने का तात्पर्य है कि वो जंगलों की कटाई करता था और उसके बाद उसको, ठीक है, देखते हैं, जैसे कि वो पशुओं को मारता था। ठीक है, वो पशुओं को मारता था, और जैसे कि गाय एक पवित्र पशु है, और ठीक है, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उसके जो दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। ठीक है, लेकिन वो इसकी पहचान नहीं कर पाता था, और वो, ठीक है, वो उसका उपयोग ना करके उसका दुरुपयोग करता था। ठीक है, वो किसी भी चीज़ का संरक्षण नहीं करता था। वो जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाता था, वो उनको मार कर खा जाता था। ठीक है, पहले ऐसा था कि जो जानवर और मनुष्य में तो होती रहती थी लड़ाई। ठीक है, कभी उन्होंने उसको खा लिया, तो कभी उसने उनको खा लिया, तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। अब पर्यावरण के बारे में देख लेते हैं। तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी को इकोलॉजी बोलते हैं, और ये शब्द आया है 1869 में। ठीक है, इकोलॉजी जो पहले जीव विज्ञान की शाखा समझी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब ये स्वतंत्र विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या नोट कर सकते हैं। उसके आता है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों का परिवेश। पर्यावरण का अर्थ होता है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के परिवेश पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। परि मीन्स होता है चारों ओर, आवरण मीन्स ढका हुआ, यानी चारों ओर ढका हुआ। ठीक है, और चारों ओर से किससे ढका हुआ? देखो, मिट्टी, हवा और पानी, ये प्राकृतिक तत्व हैं जिनके सारे पशु, पौधे और मनुष्य जीवित रहते हैं। मानव निर्मित जैसे भोजन, आश्रय और परिवहन की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सड़क, पुल, बांध, आवास, ठीक है, की तरह प्रयोग में आने वाली प्रकार की संरचनाएं हैं। देखो, पर्यावरण के अंदर मिट्टी, हवा, पानी ये सब आ गया, भोजन, आश्रय, परिवहन ये सब भी आ गया, लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत शहरी, ग्रामीण और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक अवस्थाएं भी आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, 9000 ईसा पूर्व में विश्व के पैमाने पर
जलवायु संबंधी बड़े परिवर्तन नहीं हुए, तथापि कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसलिए प्राचीन जलवायु के ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि तीसरी से दूसरी सहस्राब्दी के मध्य एशिया में घोर सूखापन था। ठीक है, घोर सूखापन था और बहुत ठंडा तापमान था। ठीक है, दूसरी शताब्दी के आरंभ से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी, जिसके कारण दक्षिण मध्य एशिया के बहुत सारे लोग कम ठंड वाले इलाके में गए, जिनमें से कौन थे? इसकी वजह से हिंद और ऋग्वैदिक लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे। प्राचीन काल में से ही मनुष्य अपनी प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम सब जानते हैं। पर्यावरण मानव संबंधी देखते हैं। गंगा के मैदान में जंगलों की कटाई और कड़ी कछारी भूमि की जुताई के बिना कृषक बस्तियों की स्थापना होना संभव नहीं था। यह सब 500 ईसा पूर्व में लोहे, ठीक है, लोहे और की कुल्हाड़ी और लोहे के फाल के प्रयोग से ही प्रभावकारी ढंग से संभव हुआ। तो लोहे की जो, ठीक है, लोहे की कुल्हाड़ी और फलक है, ठीक है, फाल है, इसका प्रयोग कब होने लगा था? इसका प्रयोग हुआ था 500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके लिए लोहे की खानों की खोज करना और निष्कर्षण के प्रौद्योगिकी तथा लौह शिल्प की तकनीक विकसित करना जरूरी था। देखो, अब मध्य गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी है? कछारी मिट्टी। विंध्य क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। और दक्कन पश्चिम में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, दक्षिण पश्चिम। और इसमें कौन सी फसल होती है? कपास। ठीक है, तो ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको नोट करना है। आज का पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया जाता है, फिर भी जंगलों की कटाई के बावजूद 16 से 17वीं शताब्दी में दोआब के जंगल बरकरार रहे और वहाँ पशुओं के शिकार होते रहे। जंगलों की भारी कटाई होने से पारिस्थितिक परिवर्तन आधुनिक समय की घटना है। बहरहाल मानव समाज के प्रारंभिक विकास वनस्पतियों तथा पशुओं की कीमत पर हुआ है, लेकिन जब से मनुष्य ने वनस्पतियों का उत्पादन और पशुपालन शुरू किया है, इससे दोनों में वृद्धि आई है। मानव वस्तुओं के स्थान और आकार पर्यावरण संबंधी घटकों द्वारा निर्धारित होते थे। बाल स्थल का चुनाव मिट्टी जो मानव होता था वो रहने के लिए जगह, वहाँ की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करता था कि अगर जलवायु और मिट्टी सही है तो वो वहाँ पर रहता था, अगर नहीं सही है तो वो वहाँ से पलायन कर जाता था। अब वो ज़्यादातर रहने जाता था नदियों, झीलों, जंगलों, पहाड़ियों और धातु उपजाऊ, ठीक है, ऐसी जगहों पर लोगों के बसने के लिए आकर्षित थे। इसके लिए इसके जल संसाधन रहे तो शुष्क मरुस्थल लोगों को वहाँ बसने में हतोत्साहित करता था। इसका गंगा के मैदान मानव बस्तियों के आकर्षक क्षेत्र थे। 500 ईसा पूर्व के बाद के काल में बहुसंख्यक और उसके पहले बहुत कम बस्तियाँ दिखती थी। उसी काल में दोआब और मध्य गंगा के मैदानों में बहुत से नगर मिले। सड़कों, रेल मार्गों की तरह नदियाँ परिवहन के मार्ग बनी। इनकी बाढ़ें जंगलों के तटों को साफ करने लगी। लगभग 2500 ईसा पूर्व में नदियों के मार्गों में दिशा परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व में नदियों के मार्ग में दिशा बदली। ठीक है, जो घग्गर और हकरा नदी है वे सरस्वती और यमुना और सतलज में मिल गई। ठीक है, सतलज, यमुना और सरस्वती में मिल गई। ये तीनों नदियों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान दिया। 1700 ईसा पूर्व में सतलज और यमुना की पूरब की ओर बढ़ी। ठीक है, सतलज और संभवतः यमुना पूरब की ओर बढ़ी और इसने प्रतिकूल प्रभाव दिया। नदियों के संगम प्रारंभिक मानव बस्तियों के ऊपरी रूप में थे। नदियों के संगम ने जंगलों का प्रभावी ढंग से सफाया किया, मनुष्य के बसने की सहायता की। यह भारत के प्रथम महानगर पाटलिपुत्र के विषय में कहा जाता है। ठीक है, कि पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। उत्तर में गंडक और घग्गर नदियाँ गंगा से मिलती हैं और पुरपुर नदी दक्षिण में मिलती है। ये संगम स्थल शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। तीनों दिशाओं में नदियों की उपस्थिति ने पाटलिपुत्र को प्राय जल दुर्ग बना दिया। इसे महान राजधानी बनने का गौरव मिलता है। यद्यपि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। ठीक है, गंगा और सोन के मध्य में सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र है, तथापि सोन नदी बाद में पश्चिम की ओर खिसक गई। प्रागैतिहासिक काल में पाटलिपुत्र में उत्तर गंगा तट पर स्थित चिरांद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वास्तव में गंगा और घाघर के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो चिरांद है वो गंगा और घाघर के संगम पर स्थित है। ऐसा लगता है कि इसके आसपास के क्षेत्र में जंगल थे। इसका संकेत चिरांद में प्राप्त
न पाषाण उपकरणों से मिलता है। इनमें अधिकांशतः हरिण के सींगों से बने हैं, जिससे संकेत मिलता है कि निकटवर्ती जंगल में हरिणों का शिकार होता था। यदि बांस के लिए नदियों के निकट के क्षेत्र में तरजीह दी जाती थी, तथापि लोग झीलों और तालाबों के निकट बसने लगते थे। वर्षा और मानवीय पर्याय देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति शुष्क और अर्धमरुस्थल कटिबंध में पाई गई है। हड़प्पा संस्कृति शुष्क और अर्धमरुस्थल कटिबंध में पाई गई। हड़प्पा संस्कृति के उद्भव और विकास का श्रेय अच्छी वर्षा को जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र में यथेष्ट वर्षा हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आने लगी, वैसे वैसे हड़प्पा संस्कृति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। ठीक है, महाराष्ट्र के इनाम गांव से प्राप्त वनस्पतियों और पशुओं के अवशेषों से 1000 ईसा पूर्व में अत्यंत शुष्क अवस्था की शुरुआत का संकेत मिलता है। इससे कृषक को अपना घर छोड़कर पशुचारी खानाबदोश जीवन यापन करना पड़ा। वर्षा निश्चित रूप से मानव समाज की खेती करने और बस्तियां बसाने में सहायता देती थी, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारी वर्षा लोगों को नियमित काम करने से रोक देती थी। गौतम बुद्ध प्रतिवर्ष वर्षा काल में 4 माह के लिए उपदेश देने और पर्यटन कार्यक्रम स्थगित कर देते थे गौतम बुद्ध। ठीक है, और कहाँ चले जाते थे? वर्षावास में। वे वर्षावास के लिए राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों पर ठहरते थे। कहा जाता है कि उन्होंने श्रावस्ती में लगभग 26 वर्षावास किए। यह धारणा अभी भी कुछ लोगों को प्रभावित करती है कि भादो महीने अर्थात जुलाई, ठीक है, जुलाई में अगस्त में विवाह संपन्न नहीं होता है, तो भादो महीना कब होता है? जुलाई में। ठीक है, अन्य कुछ प्राकृतिक संकट भारी वर्षा में कहीं अधिक अनर्थकारी होते थे। कुछ अन्य प्राकृतिक संकट भारी वर्षा से कहीं अधिक अनर्थकारी होते थे। इनके अंतर्गत बाढ़, तूफान, भूकंप का उल्लेख किया जा सकता है। हम प्राग मौर्य युगीन अकाल के बारे में सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ जैन धर्मावलंबी मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले गए थे। शोधकर्ताओं को अभी भी जैन धर्मावलंबी जो दिगंबर और श्वेतंबर थे ना, वो जब दक्षिण भारत में सूखा पड़ गया था तो वो मगध छोड़कर दक्षिण भारत में क्यों? जब मगध में मौर्य युग में सूखा पड़ गया था तो वो मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले गए थे और कुछ वहीं पर है। तो ये समय उस टाइम पीरियड को भी बताता है। शोधकर्ताओं को अभी भी उन स्रोतों का पता लगाना चाहिए जिनमें अकाल और अन्य प्राकृतिक संकटों का उल्लेख हो। प्राचीन काल में पर्यावरण संबंधी चेतनाएं देखते हैं। प्राचीन भारत में नदियां ईश्वर तुल्य मानी जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी के रूप में चित्रित किया है, लेकिन वैदिकोत्तर काल में गंगा को माँ देवी कहा गया है। ऐसी परंपरा आज तक बरकरार है, क्योंकि पृथ्वी और जल दोनों से वनस्पतियों और पशुओं का संपोषण होता है, इसलिए इन्हें माता का दर्जा दिया जाता है। हालांकि इनमें से किसी को सुरक्षित रखने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। अनेक व्रत जिनमें नीम, पीपल, बट, समी और तुलसी शामिल हैं पवित्र माने जाते हैं। जड़ी बूटी के विषय में भी जिनमें घास शामिल है, यही बात लागू होती है। और इन विशेषताओं के कारण इन सबका महत्व है, अतः इनकी सुरक्षा की जाती है और उनकी पूजा होती है। बड़े छोटे वृक्षों का संरक्षण की कामना अनेक प्राचीन ग्रंथों में की गई है। वृक्षा संरक्षण की अभिलाषा आज तक बरकरार है। आज भी बड़े बड़े यज्ञों और छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर पुरोहित तथा उपासक जंगली वृक्षों और सामान्य वनस्पति की उन्नति और शांति की कामना करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश प्राचीन मूल ग्रंथ गो हत्या की निंदा करते हैं। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुत्त निपात नामक धार्मिक मूल ग्रंथ में, ठीक है, गायों की सुरक्षा की अवस्था पर बल दिया है। उन्होंने गोपालन के सद्गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उनकी तरह गाय वनस्पतियों के बढ़ने और मनुष्यों को भोजन और बल देने में सहायता होती हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से गोहत्या नहीं करने को कहा। ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में ब्राह्मण मूल ग्रंथों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को धार्मिक रंग दे दिया। इनमें गाय की हत्या करने वालों के लिए अगले जन्म में भयानक परिणाम का उल्लेख मिलता है। बाद में हाथी तक की भी पूजा होने लगी। ठीक है, ये सब तो था।
छोटी छोटी बातें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें बहुत कुछ नहीं दिया गया था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, भाषाई ढांचा। देखो, मुख्य भाषाई वर्ग देखते हैं। भारत बहुसंख्यक भाषाओं का देश है, यानी कि बहुसंख्यक का मतलब है कि भारत अनेक भाषाओं का देश है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, तो भारत में बहुसंख्यक भाषाओं का देश है। भारत भाषाई सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संपादक ग्रियर्सन के अनुसार भारत द्वारा लगभग 180 भाषाएं और 550 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। तो गियर्सन ने कहा है कि भारत में लगभग 180 भाषाएं हैं और 550 बोलियां हैं। ये भाषाएं 4 महत्वपूर्ण वर्गों के अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, ऑस्ट्रियो एशियाटिक, तिब्बती बर्मी, द्रविड़ और हिंद आर्य वर्गों के अंतर्गत हैं। तो ये जो भाषाएं वो कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, ऑस्ट्रियो एशियाटिक, तिब्बती बर्मी, द्रविड़ और हिंद आर्य। बाद में ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषाएं प्राचीनतम प्रतीत होती हैं। बाद में ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषाएं प्राचीनतम प्रतीत होती हैं और समानतः मुंडा बोली के कारण जानी जाती हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक तथा पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट के निकट मेडागास्कर तक पाए जाते हैं। नरविज्ञानियों के विचारानुसार लगभग 40,000 ईसा पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई लोग ऑस्ट्रेलिया में आए, इसलिए यह अधिक संभव है कि वे लोग 50,000 वर्ष पहले भारतीय उपमहादेश होते हुए अफ्रीका से दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। ऐसा लगता है कि उस समय तक भाषा का जन्म हो चुका था, ठीक है, 50,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब आते हैं ऑस्ट्रियो एशियाटिक। ऑस्ट्रेलियाई भाषा प्रवाह 2 उप परिवारों में बटा है। पहला है कि भारतीय उपमहादेश में बोली जाने वाली ऑस्ट्रियो एशियाटिक, दूसरी है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रियो नेशियन, ठीक है। ऑस्ट्रियो एशियाटिक परिवार में मुंडा और मॉन खमेर 2 शाखाएं हैं। ऑस्ट्रियो एशियाटिक परिवार में मुंडा और मॉन खमेर 2 शाखाएं हैं। मॉन खमेर शाखा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। मॉन खमेर शाखा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तरी पूर्वी भारत में मेघालय अंतर्गत खासी और जामितिया पहाड़ियों में निकोबारी द्वीप में भी बोली जाती हैं। लेकिन मुंडा अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। मुंडा भाषा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, मुंडा भाषा है वो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में संथालियों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। तो मुंडा किस जाति के द्वारा बोली जाती है? तो संथाल लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं मुंडा भाषा, ठीक है। संथाल इस उपमहादेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा संथालों होम इत्यादि में प्रचलित बोलियां भी मुंडारी भाषा के रूप में जानी जाती हैं। पश्चिमी बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। तो मुंडा भाषा किस जाति के लोगों द्वारा बोली जाती है? तो वह संथाल। कहाँ बोली जाती हैं? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। भारतीय उपमहादेश की सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति कौन सी है? तो वो है संथाल। ऑस्ट्रियो एशियाटिक परिवार की, ठीक है, परिवार की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? मुंडा, मॉन खमेर, ये 2 शाखाएं हैं। मॉन खमेर भाषा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तरी भारत में मेघालय अंतर्गत खासी और जामितिया पहाड़ियों में और निकोबार द्वीप में बोली जाती है। लेकिन मुंडा अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है।
जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। संथाल इस महादेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा, संथालों, होवों इत्यादि पिछड़ बोलियां भी मुंडाई भाषा के रूप में जानी जाती हैं। तिब्बती बर्मी भारत का दूसरा वर्ग अर्थात तिब्बती बर्मी चीनी तिब्बती परिवार की शाखा है। भारत का दूसरा वर्ग तिब्बती बर्मी और चीनी तिब्बती परिवार की शाखा है। यदि हम चीन और अन्य देशों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि इस परिवार की भाषाओं में के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्राई परिवार की है। यहाँ तक कि हिंद आर्य परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। भारत उपमहादेश में तिब्बती बर्मी बोलियां हिमालय किनारे किनारे उत्तर पूर्वी असम से उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली। ये बोलियां भारत के उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली हैं। ये बोलियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित हैं। बहुत लोग इस क्षेत्र में तिब्बती बर्मी भाषा के विभिन्न रूप बोलते हैं। अन्य जनजातियों द्वारा इस भाषा को 116 बोलियों का प्रयोग करता है। जिन उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बोलियां बोली जाती हैं उनमें त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। तिब्बती बर्मी भाषा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रेलियाई और तिब्बती बर्मी दोनों बोलियां द्रविड़ और हिंद आर्य बोलियों में से बहुत पुरानी हैं। फिर भी इनका अपना साहित्य विकसित नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी अपनी किसी प्रकार की लिखावट नहीं है। संभवतः मुंडा और तिब्बती बर्मी भाषाओं में लिखित सामग्री का अभाव है। बोलने वाले जो दंतक कथाएं और परंपराएं मौखिक रूप से जानते हैं वे पहले 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा लिपिबद्ध की गई। यह महत्वपूर्ण बात है कि बरुंजी नामक तिब्बती ब्रह्मी शब्द मध्यकाल में अहोम के द्वारा वंश वृक्ष के प्रलेप का अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह सब संभव है कि मैथिली शब्द पंजी का जिसका अर्थ होता है वंश वृक्ष होता है संपर्क उक्त तिब्बती बर्मी शब्द से हो। द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा परिवार में देखो क्या होता है कि देश में बोली जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार है। यह बोली लगभग पूरे दक्षिण भारत में व्याप्त है। द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप भारतीय उपमहादेश के पाकिस्तान में स्थित उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ब्राहुई को द्रविड़ भाषा का प्राचीनतम रूप माना जाता है। भाषा विज्ञान के विद्वान द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति का श्रेय एलम, ठीक है, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी ईरान को देते हैं। इस भाषा की तिथि 34 सहस्राब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ब्रहुई इसके बाद का रूप है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध राज्यों में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार, यह कहा जाता है कि द्रविड़ भाषा पाकिस्तानी क्षेत्र होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहाँ से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी इनकी मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति हुई। लेकिन तमिल दूसरी भाषाओं से कहीं अधिक दृढ़ भाषा है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली ओराम अथवा कुरुख भाषा भी द्रविड़ है, लेकिन यह मुख्यतः ओराम जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली ओराम या इसको हो सकते हो कुरुख भाषा, ठीक है, भी द्रविड़ है, लेकिन यह मुख्यतः ओराम जनजातियों द्वारा बोली जाती है। हिंद आर्य देखते हैं। यह चौथा भाषा वर्ग है हिंद आर्य, जो हिंद और यूरोपीय परिवार का है। यह कहा जाता है कि हिंद यूरोपीय परिवार के पूर्वी अथवा आर्य शाखा हिंद ईरानी, दर्दी या हिंद आर्य नामक 3 उपशाखाओं में बटा गया है। ईरानी जिसे हिंद ईरानी भी कहते हैं, ईरान में बोली जाती है और इसका प्राचीनतम नमूना अवेस्ता में मिलता है। दर्दी भाषा पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। दर्दी भाषा पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। यद्यपि अधिकतर विद्वान दर्दी बोली को हिंद आर्य की शाखा मानते हैं। हिंद आर्य भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 हिंद आर्य भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती हैं। प्राचीन हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत भी आती है।
लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मध्य हिंद आर्य भाषाओं के अंतर्गत प्राकृतिक पाली और अपभ्रंश भाषाएं आती हैं। यदि पाली और अपभ्रंश को भी प्राकृत माना जाता है। प्राकृत और शास्त्रीय संस्कृत दोनों का विकास प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भी होता रहा है और 600 ईसा पूर्व में 600 ईसा से अनेक अपभ्रंश शब्दों का प्रचलन हुआ। हिंदी, बंगाली और असमी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंध और कश्मीरी जैसी आधुनिक हिंद आर्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास मध्यकाल में अपभ्रंश भाषा से हुआ। यह बात नेपाली भाषा के मामले में भी है। कश्मीरी मूलतः दर्दी है, लेकिन गहरे रूप में संस्कृत से परवर्ती प्राकृत से प्रभावित होती है। यद्यपि भारत में भाषाओं के 4 वर्ग तथा उनके बोलने वालों की अलग अलग इकाइयाँ नहीं हैं। पूर्व में अनेक भाषा वर्गों के बीच पारस्परिक प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप एक भाषा वर्ग के शब्द दूसरे भाषा वर्ग में प्रकट होते हैं। यह प्रक्रिया बहुत पहले वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। मुंडा और द्रविड़ दोनों के बहुसंख्यक शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। फिर भी अंततः हिंद आर्य भाषियों ने अपने सामाजिक और आर्थिक प्राबल्य के कारण अपनी भाषा को जनजातीय भाषाओं पर लाद दिया। यद्यपि हिंद आर्य प्रशासनिक वर्ग अपनी ही भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि वे जनजातीय बोलियों के प्रयोग के बिना जनजातीय साधन और मानव शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके कारण शब्दों का पारस्परिक लेन देन हुआ। मानव जातीय समूह और भाषा परिवार देखते हैं। उपर्युक्त 4 भाषा वर्गों को भारतीय उपमहाद्वीप में 4 मानव जातीय समूह के अलग अलग भाषा बताया गया है। ये 4 समूह हफ्सी नुमा यानी निग्रेटो, ऑस्ट्रेलियाइड्स, मंगोलियाइड्स और काकसाइट है। नाटाकृत, छोटा चेहरा और छोटे होंठ हफ्सी नुमा यानी निग्रेटो की प्रमुख विशेषताएं हैं। वे अंडमान द्वीप और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। वे केरल और श्रीलंका के भी माने जाते हैं। समझा जाता है कि कोई भी ऑस्ट्रेलियाई यानी ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई यानी कि ऑस्ट्रेलाइट्स भी नाटे कद के होते हैं, यद्यपि वे हफ्सी नुमा निग्रोटो से लंबे होते हैं। इनका रंग काला और शरीर पर बहुत रोंगटे होते हैं। वे मुख्यतः मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं, यदि वे हिमालयी क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। वे ऑस्ट्रेलियाई और मुंडा भाषाएं बोलते हैं। मंगोलियाई नाट्य कद वाले, अल्प रोंगटे युक्त शरीर वाले और चिपटी नाक वाले होते हैं। ठीक है। वे उप हिमालय एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं। वे तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। काकेशियाई लोग ज्यादातर लंबे कद वाले, पूर्ण विकसित दाढ़ी युक्त और लंबे चेहरे वाले, गोरे चमड़े युक्त और संकुचित सुस्पष्ट नाक वाले हैं। वे द्रविड़ और हिंद आर्य दोनों भाषाएं बोलते हैं। इसका कोई भाषा परिवार किसी खास मानव जातीय समूह तक विकसित नहीं रहता है। कार्यक्रम यह है कि 5000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लोग भारत पहुंचे। 500 ईसा पूर्व मध्य हिंद आर्य भाषा, जिसमें प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषा शामिल हैं, की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारक के द्वारा मुंडा और तिब्बती बर्मी भाषाओं की दंतकथाएं और परंपराएं लिखी गई। अब इनमें से क्या क्या चीज़ें हम नोट कर सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत बहुसंख्यक भाषाओं का देश है, सबको पता है। भारतीय भाषा सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक, तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? गियर्सन। ठीक है। और इनके अनुसार भारत में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो इनके अनुसार लगभग 180 भाषाएं और 550 बोलियां हैं। ये भाषा 4 महत्वपूर्ण वर्गों में बांटी गई हैं। 4 महत्वपूर्ण वर्ग: ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मी, द्रविड़, हिंद आर्य। ठीक है। बाद में ऑस्ट्रियो एसिटिक भाषाएं प्राचीनतम प्रतीत होती हैं। ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा प्राचीनतम कौन है? ऑस्ट्रेलियो एसिटिक। सामान्यतः मुंडा बोली के कारण जानी जाती हैं। ठीक है। ये सामान्यतः मुंडा बोली के कारण जानी जाती हैं। इन भाषाओं के बोलने वाले पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक तथा पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट मेडागास्कर तक पाए जाते हैं।
विज्ञानियों के विचारानुसार लगभग 40,000 ईसा पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई लोग ऑस्ट्रेलिया में आए। इसलिए यह अधिक संभव है कि वे लोग 50,000 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए अफ्रीका के दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। ऐसा लगता है कि उस समय तक भाषा का जन्म हो चुका था। ऑस्ट्रेलियाइस्टिक ऑस्ट्रियाई भाषा के दो उपपरिवार हैं। ठीक है, पहला भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली एसिटिक और दूसरा है ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण पूर्व में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनेशियन। ऑस्ट्रेलियाटिक परिवार की मुंडा और मॉन खमेर दो शाखाएं हैं। ऑस्ट्रेलियाटिक परिवार की मुंडा और मॉन खमेर दो शाखाएं हैं। मॉन खमेर शाखा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मॉन खमेर शाखा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय अंतर्गत खासी और जामीतिया पहाड़ियों में और निकोबारी द्वीप में भी बोली जाती हैं। ठीक है, मेघालय में खासी और जामीतिया पहाड़ियों और निकोबारी द्वीप में भी बोली जाती हैं। लेकिन मुंडा अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत क्षेत्र की बोली जाती है। मुंडा भाषा झारखंड, पश्चिम बिहार, बंगाल, उड़ीसा में संथाली द्वारा बोली जाती है। ठीक है, संथाल इस उपमहादेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा संथालों और हो इत्यादि में प्रचलित बोलियों में मुंडारी भाषा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, मुंडारी भाषा के रूप में बोली जाती है। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य भारत में बोली जाती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तिब्बती बर्मी भारत का दूसरा वर्ग। तिब्बती बर्मी अर्थात चीनी तिब्बत परिवार की शाखा है। यदि हम चीन और अन्य देशों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि इस परिवार की भाषाओं में बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रेलियाई परिवार की, यहाँ तक कि हिंद आर्य परिवार की भाषाओं में बोलने वाली संख्याओं से भी अधिक है। भारतीय उपमहादेश में तिब्बती बर्मी बोलियाँ हिमालय के किनारे किनारे उत्तर पूर्वी असम से उत्तरी पंजाब तक फैली हुई हैं। ये बोलियाँ भारत के उत्तर पूर्व पंजाब तक फैली हैं। ये बोलियाँ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित हैं और बहुत से लोग इस क्षेत्र में तिब्बती बर्मी भाषा के रूप में बोलते हैं। अनेक जनजातियों के द्वारा इस भाषा के 116 बार प्रयोग किया गया है। जिन उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बोली जाती हैं उनमें है त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तिब्बती बर्मी भाषा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया और तिब्बती बर्मी दोनों द्रविड़ और हिंद आर्य बोलियों की बहुत पुरानी है, फिर भी इनका अपना साहित्य विकसित नहीं हो सका है। इनकी अपनी किसी प्रकार की लिखावट नहीं है। स्वभावतः मुंडा और तिब्बती बर्मी भाषाओं में लिखित सामग्री का अभाव है। बोलने वाले जो दंत कथाएँ अथवा परंपराएं मौखिक रूप से जानते हैं वे पहले 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा लिपिबद्ध की गई थी। यह महत्वपूर्ण है कि बनुंजी नामक तिब्बती बर्मा शब्द मध्यकाल में, ठीक है, तिब्बती बर्मा शब्द मध्यकाल में अहोम के द्वारा वंश वृक्ष के प्रलेख में अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह संभव है कि मैथिली शब्द पुंजी, ठीक है, मैथिली शब्द पंजी जिसका अर्थ वंश वृक्ष होता है, उक्त तिब्बती शब्द है, तिब्बती बर्मी शब्द है। अब द्रविड़ भाषा परिवार देखते हैं। देश में बोली जाने वाली भाषा तीसरा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। यह लगभग पूरे दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप भारतीय उपमहाद्वीपों में पाकिस्तान स्थित उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। ब्रहुई को द्रविड़ का प्राचीनतम रूप माना जाता है। भाषा विज्ञान के विद्वान द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति का श्रेय एलम, ठीक है, उत्पत्ति का श्रेय एलम को देते हैं, अर्थात दक्षिण पश्चिमी ईरान को देते हैं। इस भाषा की तिथि 4वीं शताब्दी सहस्राब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ब्रहुई इसके बाद का रूप है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध राज्यों में बोली जाती है। यह कहा जाता है कि द्रविड़ भाषा पाकिस्तान क्षेत्र होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहाँ इसमें तेलुगु, तमिल और कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाओं की मुख्य शाखा उत्पन्न की, लेकिन तमिल दूसरी भाषाओं से कहीं अधिक द्रविड़ है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली ओराम अथवा कुरुख भी द्रविड़ है, लेकिन यह मुख्यतः ओराम जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। हिंद आर्य चौथी भाषा वर्ग हिंद आर्य है, जो हिंद
यूरोपीय परिवार का है। ठीक है, हिंद आर्य है चौथा भाषा परिवार। और जो हिंद यूरोपीय परिवार का है, यह कहा जाता है कि हिंद यूरोपीय परिवार को पूर्वी अथवा आर्य शाखा, हिंद ईरानी, दर्दी और हिंद आर्य नामक 3 शाखाओं में बटा है। ईरानी, जिसे हिंद ईरानी भी कहते हैं, ईरान में बोली जाती है। इसका प्राचीनतम रूप अवेस्ता में मिलता है। दर्दी भाषा पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर में मिलता है। दर्दी भाषा अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर में मिलता है। यदि अधिकतर विद्वान दर्दी बोली को हिंद आर्य की शाखा मानते हैं। हिंद आर्य भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 हिंद आर्य भाषा उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है। प्राचीनतम हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत भी है। लगभग 500 से 1000 ईसा पूर्व तक मध्य हिंद आर्य भाषाओं के अंतर्गत प्राकृत, पाली और ब्रज भाषाएं आती हैं। यदि पाली और ब्रज को भी प्राकृतिक भाषा मानते हैं। प्राकृतिक और शास्त्रीय यानी संस्कृत दोनों का विकास प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भी होता है। 600 ईसा पूर्व में अनेक अभ्रंश शब्दों का प्रचलन हुआ। हिंदी, बांग्ला, असमी, ओडिया और मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंध, कश्मीरी जैसी आधुनिक हिंद आर्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास मध्यकाल में अभ्रंश भाषा से हुआ है। के बाद नेपाली भाषा के मामले में नेपाली भाषा के मामले में ये कश्मीरी मूलतः दर्दी भाषा है, लेकिन यह गहरे रूप में संस्कृत और परवर्ती प्राकृत से भी प्रभावित है। यदि भारत में भाषाओं का 4 वर्ग है, तथापि उनके बोलने वालों की अलग अलग इकाइयाँ नहीं हैं। पूर्व में अनेक भाषा वर्गों की पारस्परिक प्रभाव पड़ा, फलस्वरूप एक भाषा वर्ग के शब्द दूसरे भाषा में प्रकट होने लगे। यह प्रक्रिया बहुत पहले वैदिक काल से ही शुरू हो गई थी। मुंडा और द्रविड़ दोनों के बहुसंख्यक शब्द, ठीक है, मुंडा और द्रविड़ दोनों के बहुसंख्यक शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। फिर भी अंततः हिंद आर्य भाषाभाषियों ने अपने सामाजिक आर्थिक बहुत प्रबल प्राबल्य के कारण अपनी भाषा को जनजातीय भाषाओं पर लाद दिया। यद्यपि हिंद आर्य पश्चिमी वर्ग अपनी भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि वे जनजातीय बोलियों का प्रयोग के बिना जनजातीय साधन एवं मानव शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके कारण शब्दों का पारस्परिक लेन देन हुआ। देखो, मानव जातीय समूह तथा भाषा परिवार। उक्त 4 भाषा वर्गों में भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप में 4 मानव जातीय समूहों की अलग अलग भाषा बताई गई है। 4 समूह हाफसी नुमा, जिसको बोलते हैं निग्रोड, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाइट्स, मंगोलिया के मंगोलियाइट्स और काकेशिया के काकसाइड, ठीक है। नाटा कद, छोटा मुंह और छोटा होंठ, ठीक है, नाटा कद, छोटा चेहरा, छोटा होंठ, हफ्सी नुमा निग्रोड की प्रमुख विशेषताएं। वे अंडमान द्वीप और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। वे केरल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। यह समझा जाता है कि कोई ऑस्ट्रेलियाई या ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियाइट्स भी नाटे कद के होते हैं, यदि भी हफ्सी नुमा से लंबे होते हैं। इनका रंग काला होता है और शरीर पर बहुत रोंगटे होते हैं। वे मुख्यतः मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं, यदि वे हिमालयी क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया अथवा मुंडा भाषा बोलते हैं। मंगोलियाई नाटे कद वाले, रोंगटे युक्त शरीर वाले और चिपटी नाक वाले होते हैं। मंगोलियाई नाटे कद वाले, रोंगटे युक्त शरीर वाले और चिपटी नाक वाले होते हैं। वे हिमालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं। वे तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। काकेशियाई लोग साधारणतः लंबे कद वाले, पूर्ण विकसित दाढ़ी युक्त लंबे चेहरे, गोरे चमड़े और संकुचित सुस्पष्ट नाक वाले होते हैं। वे द्रविड़ और हिंद आर्य दोनों भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार कोई भाषा परिवार किसी खास मानव जाति समूह तक विकसित नहीं है, मतलब सीमित नहीं है। तो ये तो सीन है। ठीक है, 5000 वर्ष ईसा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया लोग भारत पहुंचे और 500 ईसा पूर्व में मध्य हिंद आर्य भाषा, जिसमें प्राकृत, पाली और ब्रज भाषा शामिल है, की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारक के द्वारा मुंडा और तिब्बती बर्मी भाषा दंत कथाएं और परंपराएं लिखी गई हैं। अब आते हैं मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग।
ठीक है। मानव का उद्भव, विकास और प्राचीन प्रस्तर युग, यानी कि प्रस्तर मतलब होता है पत्थर। मानव प्रजाति के अफ्रीकी पूर्वज देखते हैं, लेकिन ये अब स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप उसको नोट कर लें, जिसको पेन से टिक किया गया है।